है ना, ऑडिट पढ़ रहे हैं अपन। मिक्स्ड चीजें हैं एक्चुअली, समझ रहा है। एक चीज बताते बताते रैंडमली बीच में दूसरे आगे तो वो दूसरे के बारे में डिटेलिंग करने लग गए, ठीक है ना। मैंने एक दो चीजें तो छुड़वा दी थी, है ना, जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन चलो ठीक है, ये फिर भी ये आ गई है तो अपन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, ह्यूमन रिसोर्सेस, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू provide it with reasonable assurance that it has sufficient personnel with capabilities and competence. फर्म मतलब कौन सी फर्म? ऑडिट फर्म। तो आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? आपके पास प्रॉपर सफिशिएंट पर्सोनल होना चाहिए विद कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्लियर है क्या गाइस? है ना। कुल मिलाकर के आपकी फर्म में सब लोग होने चाहिए, समझ रहे। आपकी फर्म की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि बड़े ऑडिट्स को हैंडल कर पाओ, नहीं तो ऑडिट मत करो। क्लियर है ना। आपको छोड़ देना चाहिए क्लाइंट अगर आपके पास ही कैपेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। मैं धीरे बोल रहा हूँ, है ना, बस है, ठीक है। चलो अब देखो, एड्रेसिंग है ना सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। एड्रेस, हाँ, आवाज कहीं की आ रही है? क्या आवाज आ रही है मुझे बताओगे थोड़ा? अभी बहुत ही दूर है यार, मतलब कि यहाँ मैंने पूरा बंद कर रखा है, बहुत बारीक बारीक किसी की आवाज आ रही होगी तो आ रही होगी, या हो सकता है कि ये साउंड को फोकस कर ले रहा हूँ। अभी बताओ, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है? अभी डिस्टर्बेंस क्या आ रहा है? अभी किस चीज का डिस्टर्बेंस आ रहा है? हाँ हाँ, मेरा गला दुख रहा है एक्चुअली, धीरे बोलना मेरी मजबूरी है। हम्म, हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, मतलब कि अभी भी आ रही है क्या आवाज? मैं दरवाजा बंद कर दिया ना, बाहर से कोई आवाज आ रही है ना कुछ? अरे हाँ, मैंने रियलाइज ही नहीं किया यार, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैंने रख दिया। अभी बताओ, अभी कोई साउंड है? मुझे सडनली ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुझे देख लिया, मुझे ऐसा लगा कि हर्षिता ने कहीं से मुझे देख रही है। मैंने कहा बॉटल बंद कर रहा हूँ, मैं रियलाइज नहीं कर रहा था कि मैं बॉटल बंद कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे देख रही है क्या ही? चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है ना। अभी आएगा, अगर फिर से डिस्टर्बेंस आएगा, मैंने उस समय बॉटल खोली थी शायद इसलिए डिस्टर्बेंस आया था एकदम सडनली। आएगा तो मुझे बताना, है ना, मैं कहीं से दूर चले जाऊंगा, ठीक है। चलो, तो सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एड्रेस द फॉलोइंग पर्सनल इश्यूज, ठीक है। क्या क्या? रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस, करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, हाँ। तो उसको बताओ कि हाँ हो गई है। हाँ, वही लास्ट लिंक है जिसमें सब लोग आ पा रहे हैं, मतलब मैं कुछ नया इसमें करना ही नहीं है। तो वही कौशिकी,
कौशिकी तो दिखा रहे। हाँ ओके चलो ठीक है ना। बहुत 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया मैंने अब भी 5 मिनट में। अरे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो बॉटल बंद होती है तो आवाज इतनी तेज क्यों आती है, ठीक है ना। चलो मैं ग्लास में भर ले रहा हूँ पानी, क्या है गर्म पानी मंगाया ना घर से। हाँ वो गर्म पानी आया ना घर से, अब बार बार नहीं खुलेगी, मैंने ग्लास में भर लिया, अब पीने की भी आवाज आए तो आ जाए। चलो सुनो अपने ध्यान से, कम टाइम है अपने पास, बिना जाया किए हुए वर्ष, है ना। चलो तो एक फर्म जब किसी बंदे को अपॉइंट करेगी तो बहुत ध्यान से करेगी। एक फर्म जब किसी बंदे को अपॉइंट करेगी तो बहुत ध्यान से करेगी। रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उसकी कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस सब सही होना चाहिए, ठीक है। करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन, एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड्स। देखो क्या है ना, ये वो सारी चीजें हैं जिसके चक्कर में कोई बंदा चोर बनता है या गड़बड़ होता है ना, ठीक है ना। मतलब अगर एक बंदे को बहुत सारी प्रॉपर वो मिलेंगी, मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सब सही रहेगा, तो मतलब क्यों बंदा कुछ और सोचेगा। अरे शान, तो फर्म जब अपॉइंट करे तो इन सारे पर्सनल इश्यूज को, ये वो सारे इश्यूज लिखे हुए हैं जो एक्चुअली में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के होते हैं, कि कोई एक बंदा कोई कंपनी क्यों ज्वाइन करता है ना। फर्म के एंड से देखें तो रिक्रूटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन का मतलब ये देखेंगे अपन कि भाई वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, हर साल उसका परफॉर्मेंस वैल्यू करके और उसको अपन बोनस देंगे, है ना। उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसको डिपार्टमेंट देंगे। कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटीज एक ही चीज है, ठीक है ना। करियर डेवलपमेंट ये उसका पर्सनल नीड है कि उसको करियर डेवलपमेंट मिलना चाहिए, उसको फ्यूचर दिखना चाहिए ना कि मैं आगे ग्रो कर पाऊंगा, तो ही तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा। प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, पैसे कितने मिलेंगे, है ना। और उसके बाद फिर पर्सनल नीड, जैसे कि जॉब सेटिस्फेक्शन या कुछ भी होता है, वो सारी चीजें क्लियर है ना, है ना। नहीं सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो ना, ये सब चीजें होनी चाहिए। एक जनरल बात स्टार्ट हुई है अभी, समझना रहा है कि भाई देखो किसी को अपॉइंट करते हैं तो देखो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। हम भी बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। हर सिंगल पॉइंट ऑडिट से रिलेट नहीं हो रहा है, समझना रहा, पूरी स्टोरी एंड तक पहुंचने तो रिलेट हो जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। Addressing these issues enables the firm to ascertain the number and characteristics of the individual required for the firm's engagement. इन सबको देखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आपके पास कितने ऑडिट हैं, उस हिसाब से लोग अपॉइंट करो। The firm's recruitment process include procedures that help to the firm select individuals and integrity as well as capacity to develop the capabilities and competence necessary to perform the firm's work. ठीक है, फर्म ध्यान से अपॉइंट करती है, ठीक है, कोई काम का नहीं है मतलब। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, फर्म को ऐसे पॉलिसीज प्रोसीजर डिजाइन करने चाहिए टू प्रोवाइड विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंगेजमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड दैट द फर्म और द एंगेजमेंट पार्टनर इश्यूज रिपोर्ट्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब ऑडिट कैसा कर रहे हो, ऑडिट अच्छा होना चाहिए, है ना, ऑडिट अच्छा होना चाहिए, सिंपल बात है, ठीक है ना। Through its policies and procedures, firm seeks to establish consistency in the quality of the engagement performance. This is often accomplished through written or electronic manuals, software tools, and other forms of standardized documentation. ये पूरा पता क्या है, ये पूरा हिसाब किताब है कि एक फर्म जो है उसको कैसा होना चाहिए, समझ रहे। जैसे एक सिंपल बात है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है जब अपनी फर्म बनाएगा, तुम जब चार्टर्ड बनोगे और अपनी फर्म बनाओगे तो तुम किन बातों को कैसे कैसे ख्याल रखोगे, अरे समझ, कि पूरा स्टैंडर्डाइज हो, अच्छी क्वालिटी का वर्क हो, समझ रहे। उसके लिए तुमको जो जो करना है ना, तो वो बता रहे हैं, कह रहे कि
मैनुअल बना देते हैं, मैनुअल मतलब बुक बना देते हैं पॉलिसीज प्रोसीजर की, कि कोई भी बंदा आएगा तो उसको अपन पहले अपन की बुक पढ़ाएंगे, पढ़ाई कराएंगे, तो भैया देखो हमारी फर्म जो है ना वो ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है ना। थ्रू इट्स पॉलिसीज प्रोसीजर फर्म सीक्स टू एस्टैब्लिश कंसिस्टेंसी। अगर जैसे अपन लोग बात करते हैं इन जनरल, है ना, ठीक है, जब जनरली अपन बात करते हैं बड़ी फर्म्स की और छोटी फर्म्स की, समझ रहे, सोच के देखो, एक चार्टर अकाउंटेंट है, नॉर्मल फर्म में भी काम कर रहा है, बड़ी फर्म में भी काम कर सकता है वो, क्लियर है, नॉर्मल फर्म में भी काम कर सकता है और बड़ी फर्म में भी काम कर सकता है, ये वाली बात समझ में आ रही है ना। क्या फर्क होता है नॉर्मल फर्म और बड़ी फर्म में, बताओ क्या फर्क होता है एक नॉर्मल फर्म में और एक बड़ी फर्म में, क्या फर्क होता है? देखो देखो देखो, कुछ पॉइंट्स रेलेवेंट है, हाँ, जो बड़ी फर्म्स होती हैं, फिर आगे देखो 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 देखो, नहीं ये सही है, ये सारा डिस्कशन सही है, मेरी बात समझो, अपन उसको कंटेंट से रिलेट करके चले। जैसे अपन ने एक पैराग्राफ पढ़ा अभी, समझ रहा है, और उसको लेकर के मेरे दिमाग में कुछ आया होगा, समझ रहा है, जिससे मैंने कि आपसे ये सवाल पूछा, ठीक है ना। तो आप लोग जो भी बात बता रहे हो वो बात बिल्कुल वो आंसर है मेरे सवाल का, आ रहा है समझ में। मैं बस उसको कंटेंट से थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा था, समझ रहे हो, वो सारी बातें सही है एक्चुअली में, लेकिन मैं उसको कंटेंट से रिलेट करूँ ना, तो इस बात को समझो कि क्या होता है ना कि ज्यादा लोग होते हैं, बड़ी फर्म जो है वो बड़ी फर्म कैसे बनी है, क्योंकि उसमें यही पॉलिसीज प्रोसीजर जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये उनके स्टैंडर्डाइज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब पहली बार ऑडिट किया, बिल्कुल सही बात की, जब वो पहले छोटी फर्म थी उन्होंने ऑडिट किया, तो उन्होंने अपनी गलतियों को क्या किया, नोट कर लिया, आ रहा है समझ में, और उन्होंने कहा कि जब हम अगली बार ऑडिट पे जाएंगे ना तो इसका ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हर चीज नोट करते गए, डॉक्यूमेंट करते गए, समझ रहा, और उसके बाद फिर उससे धीरे धीरे उनकी पॉलिसीज बनती गई, उन पॉलिसीज को भी लिखते गए। क्या होता है, क्या फर्क होता है, देखो एक छोटी फर्म में और बड़ी फर्म में, वो ये होता है कि छोटी फर्म में नॉर्मली जैसे ओरली डिजाइन हो गई चीजें, 10 लोगों ने तय किया कि भैया, मतलब कोई एक ऑडिट हुआ, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया, ओरली डिस्कशन हुआ कि यार इसको ठीक कर देंगे, हाँ ये ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे, तो सब काम अच्छे से करने की सोच रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट ऑडिट में जब गए तो पिछले ऑडिट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी ने नोट डाउन करके उसको प्रॉपरली पढ़ा नहीं, मतलब समझ रहे हो। जैसे देखो, आप लोगों को सबको पता है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या क्या चाहिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या क्या लगेगा, इसको प्रोफेशनली कैसे हैंडल कर सकते हो, समझना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सबको पता है कि एग्जाम कैसे निकालना है, पढ़ के सबको पता है, रिवीजन करना है, सबको पता है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। लेकिन जो अपनी गलतियों से सीख रहा है, उसको नोट डाउन कर रहा है, समझ रहा है, जिसने लास्ट डे के प्लान बना करके रखे हुए हैं, समझ रहा है, जो हर दिन एड ऑन कर रहा है, वापस से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ रहा उसको, समझ रहा है, उसका परफॉर्मेंस एक्चुअली में बेटर हो जाएगा। क्योंकि देखो, इंटेलिजेंस में कोई बहुत खास अंतर नहीं होता, लेकिन मार्क्स में वो जो मैक्सिमम अंतर होता है ना, वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के कारण हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि स्मार्ट वर्क कोई कर नहीं सकता, समझ रहे, अंतर किसमें आता है, आपके डिसिप्लिन में, मतलब समझ आ रहा है, ठीक है ना। हर व्यक्ति सोचता है यार चलो सुबह उठेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन जो करता है ना वो पहुंच जाता है वहां तक, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है ना, कि रास्ते सबको पता है, लेकिन जो उस रास्ते को निभा लेता है, सबको पता है राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सबको पता है, लेकिन जो कर रहा है, समझ रहा है, वो वहां पहुंचता है। तो ये डिफरेंस है।
हमको यहाँ थ्योरेटिकली ये लिख करके बता रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल्स या वो सब होते हैं, ये मैनुअल छोटी फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, बन नहीं सकते हैं ऐसा नहीं है, बनाए नहीं है ये बात है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हर छोटी फॉर्म को भी वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो कि बड़ी फॉर्म को भी हुए हैं कहीं ना कहीं। वो छोटी फॉर्म भी आराम से बड़ी फॉर्म बन सकती थी, लेकिन क्या हुआ, लेजीनेस। अरे समझ, हमने एक ऑडिट किया, हमने कहा चलो खत्म तो हुआ जैसे तैसे। अरे समझ, हमने इन चीजों को नोट डाउन नहीं किया, हमने उससे सीख करके अगली एंटिटी में अप्लाई नहीं किया, जबकि इन्होंने ये किया है। मैंने एक्चुअली में वर्क किया ना, तो मुझे समझ में आया कि इनके पास इतना डॉक्यूमेंटेशन और इतने स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी है ना, कि एक्चुअली में ये लोग एक 12वीं के बच्चे से भी वो आउटपुट निकलवा सकते हैं जो कि एक चार्टर से निकलवाते हैं। इतना स्टैंडर्डाइजेशन है इनका। समझ में आ रहा है कि मतलब अगर मान लो कि कोई बंदा, इनके पास अगर कोई एक नॉर्मल बंदा चले जाए ना, जिसको कि नहीं पता है चीजें, जो इनिशिएटिव नहीं ले पाता या खुद से नहीं कर पाता, वो भी इतने एस्टैब्लिश्ड सिस्टम में आता है ना, समझ रहे, कि उससे करवा लिया जाएगा काम, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट वाला। ये सिस्टम उन्होंने ओवर द पीरियड डेवलप किए। वो अपने हर एक्टिविटी से चीजें सीख करके और अगले एक्टिविटी में अप्लाई करते हैं, बस ये वाली बात है। चलो ठीक है, थोड़ा जनरल इसमें भी था तो मैंने बता दिया तुमको, है ना? ठीक है, सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक गाइडेंस, एक सेकेंड, है ना? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, हाँ ठीक है। द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज designed to provide us with reasonable assurance that engagements are performed in accordance with professional standards and regulatory requirements. Through its policies and procedures, firm seeks to establish consistency. ये देखो, इनका हर ऑडिट एक सा जाता है, यानी ये जो बड़ी फर्म्स है ना, ये जब अगला ऑडिट करेंगे तो ये पिछले से अच्छा ही होगा, पिछले से बुरा नहीं होगा। जो गलतियां इन लोगों ने पिछले में करी ना, वो तो एटलीस्ट नहीं ही करेंगे। ये दिक्कत छोटी फर्म्स के साथ होती है कि भैया उन्होंने 2 साल 3 साल से ऑडिट किया, लेकिन जो ऑडिट उन्होंने पहले साल किया था, जो गलतियां की थी, वो गलतियां आप तीसरे साल में फिर रिपीट हो रही हैं, क्योंकि उन गलतियों को आप भूल गए ना। वो लोग नोट डाउन करके अगर कहीं पर पॉलिसी के तौर पर लिख लेते तो आज वो गलतियां रिपीट नहीं होती। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? आप इसको अपनी लाइफ में लगा सकते हो बेटा, सारे लोग, ठीक है ना? चलो, तो ये लोग बहुत सारे टूल्स के जरिए सब लिख लेते हैं। सबसे मेन है कि लिख लेना। मैं कहीं ना कहीं आपको एक स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन, उसका आइडिया भी दे रहा हूँ कि आपको हर चीज जो है वो डॉक्यूमेंट में नोट करनी कितनी जरूरी है। समझ रहे? आप जो भी कुछ सीख रहे हो उसको, हर चीज को डॉक्यूमेंट में नोट करना आपके लिए जरूरी है। समझ आ रहा है? ठीक है ना? फिर हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन द एंगेजमेंट टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर वर्क। यानी ऑडिट पे जाने से पहले जो टीम्स होती है, एंगेजमेंट टीम मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑडिट को परफॉर्म करने वाली जो टीम है, उसकी ब्रीफिंग, है ना? ब्रीफिंग मतलब कि यानी कि ऑडिट पे जाने से पहले जो मीटिंग होती है उसमें उनको समझाया जाता है कि आपको ऑडिट कैसे करना है। अरे हमने फिर प्रोसेसेस फॉर कंप्लाइंग विद द एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। देखो बहुत ध्यान से समझो, हम क्या पढ़ रहे हैं? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। तो आपको ऐसी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि अकेला चार्टर अकाउंटेंट नहीं, आपका पूरा स्टाफ जो है वो आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए। मेन मकसद है क्वालिटी ऑफ ऑडिट बेस्ट हो, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर शब्द कौन कौन से लेकर के जाने हैं, मैं इसका हाईलाइट वाला पार्ट पूरा हटा दे रहा हूँ ताकि मैं मेन चीजें हाईलाइट कर पाऊँ। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए ऑब्वियसली बात है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए, है ना, ताकि हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर पाए, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए। ठीक है, इससे आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, है ना। रिटन या इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल्स आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, है ना। एंगेजमेंट टीम्स की ब्रीफिंग होनी चाहिए और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स मतलब एसएस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट आपको वो करने हैं। स्टाफ ट्रेनिंग प्रॉपर रखनी है, सुपरविजन यानी उन्होंने जो वर्क किया उसकी चेकिंग होनी चाहिए, और कोचिंग मतलब उनको सिखाते रहो, ट्रेनिंग का पार्ट है
मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग वर्क परफॉर्म, ये सुपरविजन में आ जाएगा इसलिए मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ. सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड, है ना, मतलब मेथड ऑफ रिव्यूइंग वर्क ये इंपॉर्टेंट है ना. ठीक है, वही कवर हो जाएगा उसमें पिछले वाले पॉइंट है. डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे अपन, है ना. सो प्रोसेसेस टू कीप ऑल द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स करेक्ट. ठीक है, तो ये है कि आपके एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस, आप जो ऑडिट करने जा रहे हो वो अच्छा कैसे होगा, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है. आपको पूरे अपने जो लोग हैं उनको इन सारी चीजों के लिए तैयार करना पड़ेगा. आपको अपने स्टाफ को पूरा इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा. तीसरा है मॉनिटरिंग. तो फर्म को किस बात के लिए पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाने चाहिए, और ठीक है ना, रिलेटिंग टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल हमने कितना अच्छा किया ये वाला ऑडिट, ठीक है ना. ठीक है, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना. पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ सिलेक्टेड, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब मॉनिटरिंग मतलब हम जो भी ऑडिट कर रहे हैं ना उसका हम क्वालिटी चेक कर लें कि हमने अच्छे से किया या नहीं किया. दैट्स इट, कुछ खास नहीं है इसमें. द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल इज टू प्रोवाइड एन एवेल्युएशन ऑफ, है ना. तो मॉनिटरिंग से क्या मिलेगा, पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग, ठीक है ना. स्टैंडर्ड्स को अपन निभा लेंगे. अधेरेंस मतलब निभाना, स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना. वेदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, है ना. ठीक है, मॉनिटरिंग से आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पता लग जाएगा. ठीक है, फिर वेदर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल हैव बीन अप्रोप्रिएटली अप्लाइड, है ना, सो दैट रिपोर्ट्स आर इशूड बाय द फर्म्स एंगेजमेंट पार्टनर्स आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, ठीक है. फॉलो अप बाय द अप्रोप्रिएट फर्म personnel so that these necessary modifications are promptly made to the quality control policy and procedure. ये अपन दोबारा में भी पढ़ेंगे. अपन ऐसे 220 है, ये सारा कुछ डिस्कशन जो रिपीट होगा. मैंने पहले भी बताया आपको कि एकदम सडनली बीच में आ गया. ऑडिट कैसे करते हैं ये बात अपने को सीखनी है, और अपन ने शुरुआत भी वहीं से की थी. जो बीच में एकदम क्वालिटी कंट्रोल पे आ गया तो हमारा पूरा डिस्कशन जो है वो एक दूसरी दिशा में चला गया है कि भैया हमको ध्यान रखना पड़ेगा. समझ में आ रही है बात, ठीक है ना. अब हम वापस से एकदम री एंटर कर रहे हैं कि ऑडिट कैसे होगा. तो ये जो अपन ने अभी ये वाला जो डिस्कशन किया ना बेटा, समझ रहा, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो है, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ये सब अपन करेंगे मतलब बाद में. क्लियर है. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थोड़ा सा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना. इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो याद रखना, है ना. ये जो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट है, ये वाला टॉपिक अपन अलग से करेंगे. ये इससे रिलेटेड था, है ना. पहले अपन ने बोला कि भैया आप क्लाइंट को देख लो, फिर अपन ने कहा कि अपने आप को भी देख लो, फिर हमने कहा कि कैसे हम अपने स्टाफ को प्रिपेयर कर लें ताकि ऑडिट हमारा अच्छे से हो. तो ये बीच की बात है. ऑडिट कैसे करेंगे अभी ये नहीं बताया हमने, अपने आप को बस प्रिपरेशन करने का, और ये भी थोड़ा डिस्कशन है, ठीक है. मॉनिटरिंग भी उसी का हिस्सा है. अब आ रहा है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट. समझ रहे. हर एक टॉपिक को लेकर के आपको उसका ये पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कहां पर हो. प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट मतलब अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूं तो मुझे कुछ मिनिमम कंडीशंस चाहिए, कुछ ऐसा सिचुएशन चाहिए, मुझे ऐसे सर्कमस्टेंसेस चाहिए जो होने चाहिए, तभी मैं अपने ऑडिट को आगे बढ़ा सकता हूँ, तभी मैं ऑडिट स्टार्ट कर सकता. एज पर ऐसे 210 agreeing to the terms of audit engagement, preconditions for an audit may be defined as the use by management of an acceptable financial reporting framework in the preparation of the financial statement and the agreement of management, and where appropriate those charged with governance to the premise on which the audit is conducted. Basically मैं इन सब लोगों को क्लाइंट बोल रहा हूँ. किस किस को मैं क्लाइंट बोल रहा हूँ, है ना. मैनेजमेंट, है ना. टीसीडब्ल्यूजी किसको बोलेंगे अपन, दोज चार्ज विद गवर्नेंस. याद रखना बेटा, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को क्या बोलेंगे अपन, टीसीडब्ल्यूजी. ये शॉर्ट में अपन बोला करेंगे इसको, है ना. और एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये भी टेक्निकल वर्ड है. चलो तो मैं आपको अलग से लिख देता हूँ,
है ना। ठीक है, क्या क्या है? FRF है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का एग्जांपल क्या है? शेड्यूल 3। याद रखना ये वर्ड बहुत बार आने वाला है, तो जो भी टेक्निकल वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ वो इंडिविजुअली एग्जाम में भी इंडिपेंडेंटली आ सकते हैं, मतलब समझ रहे हो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, है ना, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। फिर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मुझे लगता है आप जानते ही होंगे, मैनेजमेंट जनरली हम किसको बोलेंगे? BOD को, है ना। उसके बाद है आपका TCWG। TCWG मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अच्छा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस यानी कि जिन लोगों के पास गवर्नेंस है। ठीक है, याद रखना बेटा, मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी में TCWG मैनेजमेंट ही होगा। TCWG कौन होगा बेटा? मैनेजमेंट। क्लियर है ना। बट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि TCWG जो है वो एक लेवल ऊपर हो। किसके? मैनेजमेंट के। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल TCWG के हिसाब से अपन ऑडिट कमेटी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, मतलब मैनेजमेंट अपन किसको बोलेंगे? BOD को। चलो वापस आते हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि ऑडिटर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ये पहला स्टैंडर्ड है अग्रिंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, है ना, जिसमें किस चीज के बारे में दिया हुआ है? प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट के बारे में, कि ऑडिट करने आऊंगा ना तो भैया मुझे ये वाली कंडीशंस चाहिए। एक सेकेंड, है ना। ऑडिट करने जाऊंगा ना तो मुझे ये कुछ कंडीशंस जो है ये चाहिए, मतलब इसके बिना मेरा काम नहीं चल पाएगा। मतलब मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ तो ऐसे ही मत समझ लेना। ठीक है, ये कंडीशंस जो हैं वो मुझे चाहिए, तब जाकर के मैं ऑडिट करूंगा आपका। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब कि जब तक तुम ये कंडीशन नहीं ला रहे तो मैं ऑडिट नहीं करूंगा फिर तुम्हारा, अगर तुम ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे तो। समझ रहे? ये ऑडिटर की शर्तें हैं एक तरीके से, और ये बहुत बेसिक है। जैसे कि मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ तो अकाउंट्स बनाए होने चाहिए। अकाउंट्स तुमने शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए कि नहीं बनाए? अब तुमने अकाउंट्स शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बनाया हो, तुम मेरे से बोल रहे हो ऑडिट कर लो, मैं बोलूंगा भैया FRF के हिसाब से बना के लाओ पहले ऑडिट, पहले अपने फाइनेंशियल्स, तब मैं तुम्हारा ऑडिट करना जो है वो स्टार्ट करूंगा। ठीक है गाइस, हेलो हेलो हेलो, है ना। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो प्री कंडीशंस क्या है ना। एक्सेप्टेबल FRF, यानी ऑडिट करने से पहले मुझे क्या क्या चाहिए ही चाहिए, देखो जरा। ठीक है ना, तो इसको इन्होंने वो कर रखा है, यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्टेबल FRF। तो मेरे सबसे पहले तो स्केड्यूल 3 के हिसाब से बना है कि नहीं बना। नॉर्मल कंपनी के लिए क्या है? शेड्यूल 3, है ना। और उसके बाद फिर मैं जब ऑडिट करने आऊंगा ना तो मेरे को कोई नौटंकी नहीं चाहिए। ऑडिटर ना बहुत एटीट्यूड वाला होता है, समझ आ रहा है। मैं ऑडिट करने आऊं फिर तुम बोले कि अरे ये वाली बुक्स मत देखो, ये वाली बुक्स मत देखो, ये क्यों चेक कर रहे हो, वो क्यों चेक कर रहे हो। मेरे को ये सब नौटंकी बिल्कुल नहीं चाहिए गाइस। देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहा भैया देखो मुझे लिख करके दे दो, obtain an agreement of management that it acknowledges and understands its responsibility. Obtain an agreement of the management that it acknowledges and understands its responsibility. क्या क्लियर? अकाउंट्स बनाना तुम्हारा काम था, मतलब अकाउंट्स बनाना तुम्हारा काम है। आ रहा है समझ में?
क्लियर है? वो भी एक्सेप्टेबल है एफआरएस के हिसाब से। तुम्हें पता है कि नहीं पता है? नहीं तो पता चला कि बीओडी भैया कोई प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं कर रखा था, किसी ने बोला ऑडिट करा लो, तो आ गए ऑडिटर के पास, बोले ऑडिट कर दो। मेरे को पता है तुमको अकाउंट बनाने पड़ते, बोले अरे हमको लगा ऑडिट में अकाउंट भी बना देता होगा बंदा। अब अगले को क्या पता कि ऑडिट क्या होता है? वो कह रहे तुम्हें अकाउंट बना दो, तुम्हें ऑडिट कर दो। तुम बोलेंगे भैया ऐसा थोड़ी होता है। समझ में आ रहा है? कानून है, कुछ पॉलिसीज हैं कुछ, ठीक है ना? फिर इंटरनल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, याद रखना बेटा। इंटरनल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, मतलब इंटरनल कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं वो है पॉलिसीज। तो फर्म में अच्छा करने के लिए जो पॉलिसीज बना रखी हैं वो तुमने लगा रखी हैं कि नहीं? अरे समझ, मैनेजमेंट देखो, यहाँ पर हम मैनेजमेंट से लिखवा के ले रहे हैं कि भैया तुमको पता है ना कि अकाउंट्स तुमको बनाना है, पॉलिसीज तुमको डिजाइन करनी है ना? पॉलिसीज तुमको ही डिजाइन करनी है। देखो याद रखना, मैं नॉर्मली ऑडिटर, अगर मैं नॉर्मल ऑडिटर हूँ, फाइनेंशियल ऑडिटर, तो मैं कोई सजेशन देने नहीं आया हूँ तुमको। मतलब पता चला कि मैं बोल रहा हूँ मैं ऑडिट करना हूँ, बोले हाँ यार जो गलतियां होंगी ना भैया वो बता देना यार, बहुत सारी प्रॉब्लम। मैंने कहा भैया वो पॉलिसी तुमको ही लगानी है कि अकाउंट अच्छे से बने। मैं भी अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ ना, मैं अगर अकाउंट चेक करने आऊँ तो भैया मुझे इस बात का ओपिनियन देना। देखो प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सपोर्टिव होंगे ना ऑडिटर्स, नॉर्मल फर्म्स के तो होंगे क्योंकि क्लाइंट मिल जाए, समझ आ रहा है? ठीक है ना? बाकी देखो कानून ने, कानूनी तौर पर मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। मतलब मैं मैनेजमेंट से बोल रहा हूँ कि भैया तुमको पता है ना पॉलिसी वगैरह तुमको बनानी है, मैं सिर्फ तुम्हारा ऑडिट करने आया हूँ। समझ में आ रहा है? मतलब मैं सब बताऊंगा कि भैया ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, मैं कोई तुम्हारी पॉलिसी व्यवहारने नहीं आ रहा हूँ। उसके लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करो। समझ में आ रहा है? अगर खुद से नहीं बन पा रहा है तो, है ना? और इंटरनल ऑडिटर अगर अपॉइंट भी किया है तो जिम्मेदारी तो बीओडी की ही है। गाइस समझ में आया क्या बोला मैंने? प्री कंडीशंस पे सेपरेट क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? और जब मैं आऊंगा तो भैया मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना मुझे चाहिए, मतलब फिर मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर मैं ऑडिट छोड़ दूंगा आपका, ठीक है ना? और मतलब जितनी है वो, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनवा के मांग लूंगा, मतलब कि तुमने कितनी सेल करी वो बताओ, और स्टेट वाइज बना के दो जरा। मतलब जैसे मैं ये बोलूंगा तो फिर कोई ये ना बोले तुम्हारा एम्प्लॉय कह रहे हम क्यों बनाए और वो क्यों बनाए और ऐसा क्यों बनाए। समझ में आ रहा है क्या? एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे तो वो बना के दो, मैं नहीं जानता। क्लियर गाइस? है ना? और किसी भी बंदे से मैं पूछ सकता हूँ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन विद इन द एंटिटी, जिससे कि भैया मुझे लगता है कि भैया ऑडिट एविडेंस मिलेगा, है ना? तो मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, मतलब, है ना? ठीक है? लेकिन लड़के कृपया ध्यान दें, फिर से बता रहा हूँ, है ना? लड़के कृपया ध्यान दें, ऐसा नहीं कि भाई जाकर के तुम लड़कियां ही छेड़ने लग गए। अब समझा रहे? कह रहे ऑर्गेनाइजेशन में किसी से भी बात कर सकता है, अरे ये लड़की अच्छी दिख रही है इससे बात करते हैं, और आर यू सिंगल, अरे समझ में, ये सब नहीं करना। समझ में आ रहा है? तुमको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो तुम जो कि तुम्हारे ऑडिट एविडेंस के लिए जरूरी है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन इन दी एंटिटी। तुम एक्चुअली में पॉइंट ये है कि भैया मैं प्रोडक्शन वाले बंदे से बात करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट बोल रहा है कि अरे यार तुम अकाउंट्स वाले से बात करो ना, तुम्हें क्या करना प्रोडक्शन वाले से? भैया तुम नहीं जानते भैया ऑडिट कैसे होता है, हम तो जानते हैं। तो हमको पहले मैनेजमेंट से ये लिख करके तय करवा लेना होगा, क्योंकि फिर ऑडिट में इंटरफेरेंस होगा तो फिर भैया मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा अच्छा अपने से। तो मेरे पास कानूनन ये सारी पावर्स ऑलरेडी हैं, मैं बस मैनेजमेंट को ये बातों को याद दिलाना चाहता हूँ। गाइस आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है? आप, है ना, ये है आपकी प्री कंडीशंस, ऑडिट की प्री कंडीशंस, ये 3 पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब ये ए और बी 2 पॉइंट, बी वाले के 3, और थर्ड वाले के फिर 3 फर्दर। समझ गए ना? ठीक है?
मेरा पॉइंट समझो ना। हाँ, क्या क्रेडिट एडिटर की बात कर रहे हो? अरे तो वो तो बाहरी व्यक्ति है ना, वो तो उनकी मर्जी है। मैं उनको लेटर लिख सकता हूँ, लेकिन एविडेंस देना ना देना वो तो उन्हीं के ऊपर है ना। ठीक है। हाँ, तुम ऐसा समझ लो कि प्रैक्टिकली तुम अपने ऑडिट के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम बस ये बताओ। समझ रहा है? कानूनन सब पावर है तुम्हारे पास। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था? हाँ बेटा। है आगे। क्या तुम थियोरेटिकली पूछ रहे हो कि स्टैंडर्ड में इसके बारे में है या नहीं, या तुम प्रैक्टिकली पूछ रहे हो? अब देखो, मैं दोनों तरफ से बताता हूँ। एक तो थियोरेटिकली स्टैंडर्ड्स हैं, इस बात को कवर करते हैं कि अगर मैनेजमेंट ने आपके स्कोप को लिमिट करने की कोशिश की तो मैं वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो शुरुआत है। ये ऑडिट स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैनेजमेंट से लिखवा रहा हूं। बीच ऑडिट में अगर मैनेजमेंट ने ये नाटक किया कि एम्प्लॉय से बात नहीं करोगे, इससे बात नहीं करोगे, तो मैं छोड़ दूंगा उसका ऑडिट। ये दो आंसर हो गए थियोरेटिकली। समझ रहे? इसके अलावा थियोरेटिकली और भी ऐसे हैं। नहीं नहीं। बोलो। तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा ना, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मतलब ऐसा ऑडिट एंगेजमेंट में एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। मैं वही तो बोल रहा हूं, ये तो वही स्थिति है ना। ऐसे 210 कब लगता है? जब मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूं एक तरीके से। ये उसी समय की बात है। ये जो अभी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये किसका कंटेंट है? ऐसे 210, देखो उसका नाम क्या है, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। हम अग्री ही कर रहे हैं अभी। तो थियोरेटिकली तो मैं इसका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्रैक्टिकली ऑडिटर पर डिपेंड करता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। उसको लगता है कि हाँ यार, इतने लेवल पर जाकर के तो वैसे भी काम नहीं होगा, लेकिन हाँ ऑफिशियली इसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिशियली अगर इसका कोई रिकॉर्ड हुआ कि ऑडिटर मान गया है तो फिर फंस जाएगा ऑडिटर। मतलब समझ रहे हो? क्योंकि ये तो यहाँ लिखा हुआ है ना कि भाई प्री कंडीशन तो आपको एस्टेब्लिश करनी है। आपने ऑडिट ही क्यों एक्सेप्ट किया? ये वाला उसने पहले लिमिट कर दिया था। ये भी अपन पढ़ेंगे, इस वाले स्टैंडर्ड में आगे है। ठीक है बेटा, है ना। अब अग्रीइंग ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, क्या बोल रहे हैं देखो। ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स यानी ऑडिट कैसे कैसे होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन। तो अब मेरी बात समझो, ध्यान से बताओ, ऑडिट कैसे होगा? ऑडिट जैसे स्टैंडर्ड्स में दिया है, जैसे लॉज में दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? ठीक है। मेरा स्कोप जो कानून ने तय किया है, मैं उसके हिसाब से ऑडिट करूंगा। अच्छा, क्लाइंट मुझसे कुछ एडिशनल करवाने को बोल सकता है क्या? बोल सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब हर्षिता। हाँ चरणदीप, तुम भी कुछ बोल रहे थे? हाँ गुड, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली सेक्शन 144, सेक्शन 144, इसीलिए उसका आंसर आया कि डिपेंड करता है ना। मतलब कि आप कर तो सकते हो कुछ भी एडिशनल, लेकिन वो डिपेंड करता है कि 144 में तो नहीं कवर हो रहा, समझ रहा है, या उसके स्कोप को तो नहीं, उसको कहीं थ्रेट तो इंडिपेंडेंस पे नहीं आ रहा, ये सारी चीजें। ठीक है ना। तो देखो, लीगल रिक्वायरमेंट टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड सो फार एक्सटेंड ओनली टू कंपनी, यानी सिर्फ कंपनी के लिए ही कंपलसरी है। रजिस्टर्ड सोसाइटी वगैरह इन सब के लिए कंपलसरी है। इन दीज केसेस रिस्पेक्टिव लॉ, उनके कानून में लिखा हुआ है कि ऑडिटर क्या क्या करेगा, है ना। बाकी सारे केसेस में इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब अगर मान लो कि पार्टनरशिप का ऑडिट हो रहा है तो वो ऑडिट कैसे होगा, है ना, यानी जैसा पार्टनर्स ने बोला, समझ रहा है। लेकिन ऑडिट प्रोफेशन कौन गवर्न कर रहा है अभी? अगर हम फाइनेंशियल से उसकी बात करें तो हमारा ICAI, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है
कि हमारे इंस्टीट्यूट ने भी कुछ चीजों को लेकर के क्या कर रखा है, एस्टैब्लिश कर रखा है चीजें कि भैया देखो कुछ भी मत करके आ जाना, लेवल रखना भैया थोड़ा। गाइस समझ में आया क्या बोला? ठीक है ना? तो वो लेवल रखना भाई कि क्या करोगे, चेकिंग कैसे करोगे, इस चीज का लेवल आपको रखना पड़ेगा। तो इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हाँ ICAI कुछ लेवल पर गवर्न करेगा इसको, और कोई कानून तो है नहीं, क्योंकि इट इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट बोथ द ऑडिटर एंड क्लाइंट, है ना, both for that each party should be clear about the nature of engagement. It must be reduced in writing and should exactly specify the scope of work. ठीक है, तो ये मैं अलग कर देता हूं, ये हाईलाइट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी हाईलाइटेड था। हाँ बड़े, हाँ बेटा, मतलब लिख लो, अच्छी इंग्लिश में बोल रहा है वैसे। हाँ मतलब रिटर्न में होना चाहिए कि क्या अग्री किया, ओरल की कोई वैल्यू नहीं है ना यार, यहाँ पर मुकर जाए कोई भी अपनी बात से यार, है कि नहीं? ठीक है, द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय द ऑडिटर टू हिज क्लाइंट। ऐसे 210 में लिखा हुआ है कि इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ऑडिटर एंड द क्लाइंट टू इशू एन एंगेजमेंट लेटर, ये ऑफिशियल टर्म है एंगेजमेंट लेटर, है ना। एक्चुअली में ये जो ऐसे 210 है ना, इसमें बोल रहा है अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये तय होता है कहाँ? एंगेजमेंट लेटर में, ठीक है ना, सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो खत्म हो जाए। क्लियर है गाइस, है ना? ठीक है, इस बात की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, कोई वो है। अब इन केस ऑफ पार्टनरशिप्स a few more precautions are needed. The appointments of auditor is normally governed by the partnership deed. ठीक है, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट नॉर्मली कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप के केस में समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो द अकाउंटेंट when he is approached for the undertaking of the professional assignment by the firm or partner of the firm should first get a clear idea of the nature of the service required and then ensure with reference to the terms of partnership agreement that his appointment is valid. समझ में आ रहा है गाइस? जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास फर्म वाले आएंगे कि भैया हमारा ऑडिट कर दो, तो वो डीड देखेगा कि उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है। आ रहा है समझ में? और वो क्लाइंट से ही पूछेगा कि भैया एग्जैक्टली चाहते क्या हो। जब तुमको कंपलसरी नहीं है ऑडिट कराना तो क्यों करा रहे हो? तो पर्पस पूछ लो भैया, क्योंकि उसी हिसाब से रिपोर्ट इश्यू करोगे आप। बोलो गाइस, क्लियर है आपको ये बात? क्योंकि लॉ में तय नहीं है ना, तो डिसीजन मेकिंग पे है। समझ आ रहा है? सारा कुछ ही उस पे आ गया ना, ऑडिटर के दिमाग पे आ गया। कंपनी वाले में तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, स्कोप तुम्हारा कौन तय कर रहा है? कानून। क्या करना क्या नहीं करना सब लिखा हुआ है, तो परेशानी की बात ही नहीं है। यहाँ तो स्कोप दोनों लोग मिल करके तय करते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक सेकेंड है ना। हेलो, हाँ जी जी, मैं बाद में बात करता हूँ, थोड़ा बिजी था, है ना। थैंक यू। हाँ बेटा, ठीक है, समझ गए, है ना। हाँ देखो, ठीक है, ऐसे 210 जो है इसमें क्या बोल रहा है? द ऑडिटर शैल एग्री टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट और TCWG एज अप्रोप्रिएट। ठीक है ना, अग्री कर लेगा टर्म्स पे, ठीक है। अग्रीड शैल बी रिकॉर्डेड इन द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, मतलब जो टर्म्स हैं वो या तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में आ जाएंगी या तो किसी और फॉर्म ऑफ रिटन अग्रीमेंट में। और
उसमें ये बातें जरूर होनी चाहिए बेटा। ये देखो, इसका मतलब ऑडिटर और क्लाइंट तुम लोग आपस में जो तय करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें जरूर तय कर लेना। गाइस, आपको क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? है ना? मतलब ऑडिटर एंड क्लाइंट है ना, ऑडिटर एंड क्लाइंट मस्ट डिसाइड एट लीस्ट दीज थिंग्स, है ना? ऑडिटर एंड क्लाइंट मस्ट एट लीस्ट डिसाइड दीज थिंग्स। क्या? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफआरएस क्या होगा, क्योंकि कंपनी है तो शेड्यूल 3 और पार्टनरशिप है तो भैया तय करना पड़ेगा ना कि फाइनेंशियल्स का क्या स्ट्रक्चर चाहते हो तुम लोग, है ना? और रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट चाहते हो, किसको आपको देनी है वो रिपोर्ट, है ना? और सर्कमस्टेंसेस कि भैया रिपोर्ट जो है वो एक्सपेक्टेड फॉर्म से थोड़ी सी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि ऑडिट कैसा होता है मेरा। बोलो भाई, ये क्लियर है यहां तक का? बोलो बोलो बोलो, ये क्लियर है ना? अब कह रहे हैं कि देखो, हम क्या तय करते हैं, क्या तय करते हैं हम बताओ? हम ये तय करते हैं ना कि भैया तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या, तय करते हैं आपस में कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी, हमारी क्या जिम्मेदारी। अब कंपनीज वगैरह के केस में, बहुत सारे केसेस में क्या हो सकता है कि किसी लॉ या रेगुलेशन में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है वो, आ रहा है समझ में, कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है? हमने इस वाले स्टैंडर्ड में बोला कि ऑडिटर और क्लाइंट को ये बातें डिसाइड कर लेनी चाहिए, ये है ये है ये है, कर लो डिसाइड, ठीक है? अब मान लो किसी लॉ में लिखा ही हुआ है ऑलरेडी कि क्या होनी चाहिए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसमें लिखा ही हुआ है, तो क्या एंगेजमेंट लेटर बनाना जरूरी है? बताओ गाइस, समझ में आया मैंने क्या बोला, है ना? तो सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है जरूरी नहीं है, लेकिन कब जरूरी है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब कि एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट जरूरी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो मतलब आप ऐसा लिखवा के ले लेना कि भाई तूने पढ़ तो लिया है ना, वो कानून में लिखा हुआ है कि भैया क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है। पॉइंट ये है ना कि मेरे को प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ना आए। देखो, लीगल लड़ाई में कभी भी जीत सकता हूँ, लेकिन टाइम बर्बाद हो जाएगा ना। मुझे पता है कि मेरी पावर क्या है, मैं ऑडिटर हूं, मुझे पता है मेरी पावर क्या है, समझ आ रहा है? तो मैं मैनेजमेंट को नहीं बता रहा कि भैया मैं क्या क्या कर सकता हूँ, समझ आ रहा है? तो भाई वो तो अपने दिमाग से चल रहा है ना। कोई एक बिजनेसमैन है, वो ऑडिट करने बोल रहा है, मैं उससे जाकर के सवाल पूछ रहा, कहता है अरे भैया ये क्यों पूछ रहे हो, वो क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने कहा बताएं कानून में क्या लिखा है कि मैं क्या क्या पूछ सकता हूँ, समझ आ रहा है? लेकिन ये दम दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बात ऑडिट के शुरू में ही उसके साथ जाकर के एग्री कर लो कि भैया देखो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, समझ आ रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। गाइस, समझ में आया मैंने क्या बोला, है ना? ठीक है। अब ये है रिकरिंग ऑडिट, ये इसी से जुड़ा हुआ है और ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है, समझ आ रहा है? और एग्जैक्टली ये इस बात का जवाब है कि जब एक ही क्लाइंट का ऑडिट मैं बार बार करता हूं तो उसको बोलते हैं रिकरिंग ऑडिट, है ना? इस साल भी मैंने किया, अगले साल भी मैं ही कर रहा हूं, उसके अगले साल भी मैं ही कर रहा हूं। तो अब जब पहली बार मुझे किसी कंपनी का ऑडिट मिला तो मैंने उसके साथ एंगेजमेंट लेटर साइन किया, समझ आ रहा है? सवाल ये है, क्या अब दोबारा दोबारा मुझे वो लेटर बनाने की जरूरत है? देखो, on recurring audit, the auditor shall assess whether circumstances require the terms of engagement to be revised and whether there is need to remind the entity of existing terms of audit engagement.
ठीक है ना। वो कह रहा है कि भैया ये देखो, क्या मैनेजमेंट को याद दिलाने की जरूरत है कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? समझ में आ रहा है ना। मैं भाई देखो, मेरे को एक ए लिमिटेड कंपनी का ऑडिट मिला, तो मैंने एंगेजमेंट लेटर साइन कराया कि देखो भैया मैं ऐसे ऐसे ऑडिट करूंगा, कोई आपत्ति तो नहीं है, अपन लोग तय कर लेते हैं ना, ताकि बाद में कोई डिफरेंसेस ना रहे। तो अपन लोगों ने तय कर लिया भाई। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। अब क्या है कि 2 साल हो गए ऑडिट करते करते, मेरे को अगली बार फिर से बनाना है, क्या नहीं बनाना है ना। लेकिन भैया अब 2 साल हो गए, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार मैनेजमेंट को आइडिया ना हो कि यार कैसे होता है, या पहली बार उन्होंने सीरियसली ना लिया हो, या मैनेजमेंट चेंज हो गया हो तो वो भूल गए हो। तो अगर याद दिलाने की जरूरत है तो मैं दोबारा से एंगेजमेंट लेटर बना करके साइन करा लूंगा, है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, द ऑडिटर मे डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटन अग्रीमेंट ईच पीरियड. However, the following factors may make it appropriate to revise the terms of audit engagement is to remind the entity of existing terms. क्या क्या, ठीक है ना. Any indication that the entity misunderstands the objective and scope of audit. पता चला एंटिटी कुछ और ही समझ रही है ऑडिट का क्या मतलब निकल रहा है, ऑडिट क्यों हो रहा है. भैया मैं ऑनेस्टी चेक करने आ रहा हूँ. वो लोग कह रहे हैं अरे तुम लोग सजेशन ही नहीं देते यार ऑडिट करते हो. मैंने कहा भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एंगेजमेंट लेटर बना के साइन करते हैं, कल तुमको तो समझ में आ जाएगा, तुमको याद आ जाएगा कि काय के लिए होता है ऑडिट. समझ में आ रहा है क्या बेटा. बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं ये, समझ में आ रहा है, जिसमें हैंडल की गई है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम आ सकती है. दूसरा कि अब कुछ स्पेशल बात उसमें इंक्लूड करानी है ना, टर्म्स, तो वो अपन कर लेंगे. कोई चेंज हुआ है अभी सीनियर मैनेजमेंट में तो भैया उसको रिमाइंड कराना पड़ेगा. ओनरशिप में चेंज हुआ है तो हो सकता है मेरा स्कोप ही बदल जाए, एंटिटी का बिजनेस ही चेंज हो गया है, समझ में आ रहा है. कोई नया कानून आ गया है, समझ में आ रहा है. स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग का तरीका शेड्यूल 3 ही बदल गया है, समझ में आ रहा है. या रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स ही बदल गई है कानून के हिसाब से. तो अगर इन सब में से कुछ भी चेंज आया, तुम ऐसा समझ लो यार कि ना, मतलब मैं जिन बातों को तय करता हूं उनको लेकर के अगर कानूनी तौर पर कुछ चेंज आता है तो बहुत ऑब्वियस है ना कि मुझे नया एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ जाएगा. बोलो भाई, क्लियर है ये. और इसको लेकर के एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ना, इसको लेकर के एक इलस्ट्रेशन बनाया गया है कि आरएन कंपनी जो है उसने रिवाइज नहीं किया फॉर द लास्ट 5 years डिस्पाइट चेंजेस इन द बिजनेस एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. ठीक है ना. तो उसमें बोल रहा है कि ऑडिटर में डिसाइड कि नहीं करना है उसको चेंज, लेकिन है ना, द फैक्टर्स दैट मे मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स. वो कह रहा है पैरा 14 में है, तो पैरा 14 यही है मतलब, है ना. ठीक है, ठीक है बेटा, 13 होना चाहिए था लेकिन ठीक है, चलो ठीक है. मतलब एक्चुअली इन लोग के पैराग्राफ बीच का एक उड़ा दिया है, लेकिन ये आंसर में रह गया है धोखे से इनके. 13 होना चाहिए. हेलो हेलो हेलो, समझ में आया ना. गलती हो जाती है मॉड्यूल से कभी कभी थोड़ी सी, है ना. अब ये 14 क्या है, हेडिंग पढ़ करके तुम वो लगा सकते हो इसका अंदाजा. बताओ, पढ़ भी चुके हैं अपन इसको. एक सेकंड बहुत ध्यान से. ऑडिट क्लाइंट पहले ही बोल रहा है, ऑडिट का वो साइन होने से पहले ही बोल रहा है कि भैया ये चीजें मैं चेक करने नहीं दूंगा. समझे. देखो सुनो, ये मतलब हो चुका ऐसा नहीं है. देखो मैनेजमेंट डेटा प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है ये नहीं बोलो, समझ रहे. फ्यूचर टेंस में बात करेंगे ना अपन, कि क्लाइंट ये बोल रहा है कि मैं डेटा प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि आंसर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है. अगर ऑडिट शुरू होने से पहले ही बोल रहा है तो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा. लेकिन क्लाइंट अगर मान लो कि वो नौटंकी क्लाइंट काम शुरू होने के बाद करेगा तो ऑडिटर उस एंगेजमेंट को छोड़ देगा.
अब आपका एग्जामिनर डिफरेंस को अगर समझ पाया तो ऑब्वियसली बात है आपके नंबर कट सकते हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं मतलब प्रैक्टिकली तो। ठीक है बेटा, समझना है क्या बोला मैंने? नहीं नहीं, स्कोप लिमिटेड कर रहे हैं ना बेटा, लिमिटेशन ऑन स्कोप। एंगेजमेंट लेटर जो है उसमें क्लाइंट चाहता है कि ऐसी बातें हम इंक्लूड करा दे कि भैया तुम्हारा ज्यादा स्कोप नहीं होगा, ये 10 चीजें चेक करोगे, 11वीं नहीं करोगे, है ना। और ऑडिटर को लगता है कि नहीं यार, जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो ये 11 क्या, तो और 4 चीजें मेरे को चेक करनी पड़ेंगी, मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, समझे? अरे मैं अपने ऑफिस में बैठा था, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। तुम्हें क्या करना, तुम्हें जो स्टैंडर्ड लिखा है तुम वो निभाओ ना, तुम चार्टर्ड हो, तुम कंपनी की चिंता क्यों कर रही हो? और अगर तुम उस कंपनी वाली हो तो चेंज करो फिर अपना आइडिया। समझ में आ रहा है? दो ऑडिटर को इतना स्कोप, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है, तो रीड कर लो इसको। हो गया? हम्म, ये है देखो, है ना? ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है ना, मतलब ये बीच में दिया तो ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही मेन कोर आइडिया है इस पूरे पैरामीन 14 का। समझ आ रहा है कि एक ऐसा लिमिटेशन जिससे ऑडिटर अल्टीमेटली डिस्क्लेम कर देगा। अच्छा, ये जो डिस्क्लेमिंग इन ओपिनियन है ये टेक्निकल टर्म है, अपन ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? मतलब एक टाइप का ओपिनियन होता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है ना? कैसा ओपिनियन होता है? ऑडिटर क्या क्या ओपिनियन दे सकता है? समझ आ रहा है? चेक करने के बाद वो ओपिनियन दे सकता है कि सब सही है, इसको बोलते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। फिर वो बोल सकता है कुछ कुछ गड़बड़ है, समझ आ रहा है, इसको बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, कुछ कुछ गड़बड़ है बाकी सब सही है। ठीक है, ठीक है ना? एक होता है एडवर्स ओपिनियन की बहुत ही गड़बड़ है, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर नहीं, समझ रहे। और एक ओपिनियन है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये ऐसा ओपिनियन जिसमें ऑडिटर कह रहा है सबूतों के अभाव में, समझ रहे, सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ना मिल पाने के कारण मैं इसके सही या गलत होने पर कमेंट करने में असमर्थ हूं। गाइस, समझ में आया मैंने क्या बोला? क्लियर है ना? ठीक है, पॉइंट ये है कि डिस्क्लेमिंग ऑफ ओपिनियन का मतलब ये होता है कि आप मुझे अगर सबूत दोगे नहीं, जिसमें कि अल्टीमेटली मेरे को एंड में रिपोर्ट में ये लिखना पड़ेगा कि भैया सबूतों के अभाव में इस पर्टिकुलर चीज को मैं चेक कर नहीं पाया, तो इसको कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जब तुमको पता है कि भैया ये चीज का मैनेजमेंट नहीं रहेगा, अब जैसे मान लो आग लग गई कहीं पे किसी एंटिटी में, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो ऑडिट होना ही है, ऑडिट होगा, फिर जो चीजें का रिकॉर्ड मेरे को नहीं मिला तो मैं ऑडिट रिपोर्ट में लिखूंगा कि भैया मैंने ये 10 चीजें चेक कर ली और ये 4 चीजें सबूतों के अभाव में मैं कमेंट नहीं कर सकता कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि आग लग गई, रिकॉर्ड ही नहीं है, कहां से देखें? समझ गए इस बात को, है ना? लेकिन यहां तो मैनेजमेंट मना कर रहा है कि हम तुम्हें रिकॉर्ड नहीं देंगे। अब रिकॉर्ड नहीं देंगे तो अल्टीमेटली मैं रिपोर्ट में ये लिखूंगा, तो क्यों लिखूं भाई? मेरे को पहले ही पता है कि तुम नहीं दोगे, तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तो कह रहा है कि अगर मैनेजमेंट कोई ऐसा लिमिटेशन स्कोप डालने की फिराक में है जिससे अल्टीमेटली मुझे अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करना पड़ेगा, तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा ऐसा ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है ना?
टॉपिक है ये पूरा ना ऐसे 210 है, ये इसको पैराग्राफ में बांटा है इन लोगों ने, लेकिन ये पूरा स्टैंडर्ड है, मतलब समझ रहे, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 210 जो है उसका नाम है अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, है ना। ये उसी के अलग अलग पैराग्राफ है, ये स्टैंडर्ड चल रहा है एक्चुअली में अपना, ठीक है ना। ये वो मोमेंट है जिसमें कि क्लाइंट आया है आपके ऑफिस, तो भैया मेरी कंपनी का ऑडिट कर लो, तो हम बातें कर रहे हैं आपस में कि देखो भैया ऐसा ऐसा प्री कंडीशन रखना, आ रहा है समझ में, तुमने अकाउंट बना लिए ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं बनाए तुम, और तुमने अपने सिस्टम पॉलिसी डिजाइन करे, वो हमसे नहीं, वो हम नहीं करते हैं, तुम्हें पता है स्कोप, ऐसा ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्लाइंट को, समझ में आ रहा। प्रैक्टिकली इतने एटीट्यूड में नहीं बोला जाता, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ऑफिशियल तो यही है, समझ में आ रहा है। बड़ी फर्म्स में ऐसा होता है, बड़ी फर्म्स में खैर उनको सब कुछ पता भी होता है, कंपनी भी बड़ी होती है तो उनको भी सब पता होता है, और इनको भी तो बहुत फॉर्मली और बहुत ऑफिशियली जाती हैं सारी चीजें, ठीक है ना। अदरवाइज लोकल लेवल पर तो क्या होता है कि कोई क्लाइंट आता है वो तो कहता है भैया हमको कुछ नहीं पता, हम उसको बोलेंगे ना ऐसी ऐसी चीजें कि भैया देखो ये ऐसा ऐसा होता है तुम नहीं जानते, तो कहता है कि ठीक है यार हम दूसरे से करा ले रहे, समझ रहे, हमको नहीं कराना तुमसे, हमको कुछ, तुम कैसी कैसी बातें बता रहे हो, ऐसे ऐसे क्लाइंट मिलेंगे तुमको, चलो ठीक है ना। तो ठीक है, देखो एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट, मतलब ये ऑडिटर की क्लाइंट के साथ बातचीत हुई, समझ रहे, तो उन्होंने लिख दिया, क्या लिख दिया, एंगेजमेंट लेटर बना दिया। एंगेजमेंट लेटर में क्या लिख दिया कि भैया क्या तुम्हारी जिम्मेदारी, क्या हमारी जिम्मेदारी, हम इस पर्टिकुलर पूरे सिचुएशन से क्या चाहते हैं, है ना। तो बेसिकली ऑडिटर अपना पार्ट क्लियर करेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये जो ऐसे 210 है ये एक्चुअली कर क्या रहा है तुम मुझे बताओ, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये अल्टीमेटली ये पूरा स्टैंडर्ड का मकसद क्या है, बताओ क्या समझे। हाँ मतलब उतना स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन ठीक है, पहले से तय कर ले रहे हैं ताकि बाद में कोई नौटंकी ना हो, क्लाइंट ये ना बोले कि नहीं ये चेक मत करो वो चेक मत करो, भैया देखो हमने तुमको सब पहले ही बता दिया था, समझ रहा है, ताकि क्लाइंट को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो मेरी पोजीशन की, कुछ भी ना डिमांड करने लग जाए ना वो ऑडिट में, समझ रहा है। तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि देखो भैया ये मेरा स्कोप है, यही चीजें मैं करने आया हूँ, समझ रहा है। तो ये मत सोचना कि अरे यार तुम ऑडिटर हो तुमको पैसे दे रहे तो ये भी तो कर डालो, आ रहा है समझ में, तो एकदम वो मत बन जाना, मतलब समझ में आ रहा है क्या कहीं, है ना। हेलो, हाँ। तो अब क्या हुआ कि क्लाइंट के साथ मैंने तय कर लिया, उस समय जोश जोश में क्लाइंट ने सब चीजों को हाँ बोल दिया। अब वो घर गया तो उसको लगा अरे यार ये तो अपन ने ज्यादा पावर दे दिया ऑडिटर को, इसका तो एक्सेस नहीं देना चाहिए, उसका तो एक्सेस नहीं देना चाहिए, ये सब उसने सोचा। रात को अगले दिन सवेरे उठ के आ गया ऑडिट के पास, कह रहा है कि भैया वो उसको चेंज करना है अपने को, वो हमने तुमको ज्यादा फ्रीडम दे दी, हमको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करनी है। अरे सन थोड़ा सा चेंज करना है यार एंगेजमेंट लेटर में। अब है ना, अब मुझे बताओ, या तो फिर मतलब चलो उसने एंगेजमेंट लेटर साइन कर दिया और जब ऑडिट आधा हो गया उस समय क्लाइंट अब अग्री नहीं कर रहा, कह रहा है अरे यार ऑडिटर को बोल रहा है कि अरे यार आप बहुत परेशान कर रहे हो, आप बहुत डिटेल में कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मैं एंगेजमेंट लेटर में चेंज करना चाहता हूँ, आ रहा है सामने, ठीक है ना। तो अब यहां पर अपर हैंड दिया गया है ऑडिटर को, बेटा क्लियर है गाइस, हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। तो एन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहे हो, लो भाई फिर से बताता हूं मैं एग्जांपल, मैंने एग्जांपल थोड़ा छोटा ही बना दिया, एग्जांपल और बड़ा, समझ आ रहा है। पहले एग्जांपल के लिए मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो एक होता है ऑडिट, एक होता है लिमिटेड रिव्यू। लिमिटेड रिव्यू जानते हो क्या होता है, बोलो। लिमिटेड रिव्यू सुना है, जानते हो क्या होता है, चलो ठीक है सुनो ध्यान, ठीक है पूरी बात ध्यान से सुनना, पूरी लिंक्ड है। पहले मैं आपको एक बात की डेफिनेशन बताऊंगा, समझ रहा है, फिर मैं आपको यहां तक लेकर के आऊंगा। यहाँ जो बात शुरू है उसको शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, प्री कंडीशन, है ना।
तो देखो, सबसे पहले क्या है, ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू, ठीक है ना। ऑडिट क्या है, ऑडिट क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल चेकिंग है, आ रहा है समझ में। लिमिटेड रिव्यू क्या है, लिमिटेड रिव्यू है कम चेकिंग, समझ में आ रहा है। लिमिटेड रिव्यू क्या है, कम चेकिंग है, क्लियर है। लिमिटेड रिव्यू क्या है, कम चेकिंग है। ऑडिट क्या है, ज्यादा चेकिंग है। और ये पूरे पूरे वही डिफरेंट है, मतलब पूरे पूरे ऑडिट असाइनमेंट ही डिफरेंट है, आ रहा है समझ में, ठीक है गाइस, ठीक है ना। तो अब हमने ऑडिट के लिए उसको अग्री कर दिया था, हमने उसको किस चीज के लिए अग्री कर दिया था बेटा, ऑडिट के लिए, है ना। अब ऑडिट में बहुत डिटेल करने लगा, तो हमने कहा भैया इससे हमको ऑडिट कराना ही नहीं है, हम इससे वो दूसरा वाला जो शॉर्टकट वाला ऑडिट है ना, जो लिमिटेड रिव्यू वाला है, वो करा लेते हैं और ऑडिट हम किसी और से। तो मतलब मैंने पहले तो उसको बोल दिया था ऑडिट करो, अब आधा असाइनमेंट होने के बाद मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं, आप इस पूरे एंगेजमेंट के पूरे उसको ही चेंज कर दो, आप इसको लिमिटेड रिव्यू में तब्दील कर दो, समझ में आ रहा है। अब इसको रीड करते हैं। एन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट कंप्लीट करने से पहले उसको रिक्वेस्ट की जा रही है, पैसिव वॉइस में लिखा है, इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट, पूरे असाइनमेंट को ही चेंज करके एक ऐसे असाइनमेंट में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है जो उतना भारी, उतनी डिटेल चेकिंग नहीं करता, मतलब लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है जो, हेलो 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 राइट, है ना, विच प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो ऑडिटर सबसे पहले उसका जस्टिफिकेशन चेक करेगा, मतलब जैसे क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बोला कि भैया ये आप वो कर दो थोड़ा, ये इसको लिमिटेड रिव्यू बदल लो, समझा। ऑडिटर कह रहा क्यों, समझ में आ रही है बात। और ऑडिटर को क्यों बोलने का अधिकार कौन दे रहा है, कानून, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट निभाना है, ये बात भी कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। तो ऑडिटर बिल्कुल वैलिडली ये सवाल कर सकता है कि क्यों भाई, क्यों नहीं कराना आप नहीं देते ऑडिट, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ऑडिट करने के बीच में आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द एंगेजमेंट मे रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड ऑफ द सर्विस, समझ आ रहा है। मतलब कि हो सकता है कि मुझे बैंक से लोन लेना था, तो मैंने तुमसे ऑडिट करवा रहा था, अब मेरा पैसे का इंतजाम कहीं और से हो गया, तो मैं ऑडिटर को कह रहा हूँ कि भैया आप कोई छोटा मोटा सही कर दो, समझ आ रहा है, ठीक है, मुझे वो नीड ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, पहला पॉइंट बताओ, हेलो हेलो, है ना। दूसरा क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मतलब हमने शुरू में जो बात की तय की थी, तो हमको नहीं पता था, ऑडिटर कुछ और समझा था, तो ऑडिटर ने लिख दिया था उसमें, लेकिन वो कुछ और समझा था और हम कुछ और समझे थे बेटा, क्लियर है गाइस, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, बेटा इतना आसान नहीं होता ना, मतलब कि क्या ऑडिट की स्पेलिंग गलत सुन ली थी तुमने, आ रहा है समझ में, इतना सिंपल नहीं होता ये, ठीक है ना, ठीक है। तो तीसरा क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट वेदर इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट और कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस। तो सर्कमस्टेंसेस तो आग लग गई, है ना, और इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट कम करने की कोशिश कर रहा है, स्कोप कम करना चाहता है वो हमारा, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहे हो, द ऑडिटर, हाँ बोलो, कौन सा वाला, मैंने इसका एग्जांपल दिया कि जैसे तुम्हें लोन चाहिए था बैंक से, तो बैंक ने बोला था जाओ ऑडिट कराते आओ, अब मुझे बैंक से लोन ही नहीं चाहिए, मैं पब्लिक इशू लेकर के आ रहा हूं, तो सर्कमस्टेंसेस ही चेंज हो गए ना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ उसको कि भैया अच्छा डिटेल्ड ऑडिट नहीं चाहिए, तो अब मैं सारे रिकॉर्ड वैसे भी नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, क्या दिक्कत है ना। अब क्या हो रहा है, ऑडिटर वुड कंसिडर केयरफुली द रीजन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, particularly the implication of the restriction on scope of the engagement, especially on any legal or contractual implication। मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है कि ऑडिटर फिर ये देखेगा कि ये कानून में इन सिचुएशंस के बारे में क्या लिखा हुआ है, हेलो हेलो हेलो,
ठीक है, कानून में इन सिचुएशंस के बारे में क्या लिखा हुआ है? हेलो हेलो, समझ में आया क्या? है ना? अगर ऑडिटर को ये लगता है कि भाई एंगेजमेंट चेंज करने का रीजनेबल जस्टिफिकेशन है ना, और जो ऑडिट वर्क परफॉर्म कर दिया है कंप्लाइड विद द एसेस एप्लीकेबल टू द चेंज एंगेजमेंट, तो रिपोर्ट इशूड वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, मतलब कि अगर उसको लगता है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मान जाएगा। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, है ना, रिपोर्ट में आप ओरिजिनल एंगेजमेंट का कोई रेफरेंस नहीं देंगे, है ना, या ऐसे किसी प्रोसीजर का कोई रेफरेंस नहीं देना जो ओरिजिनल एंगेजमेंट का होगा, क्योंकि एंगेजमेंट ही बदल चुका है। मतलब बेसिकली एंड में लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि ओरिजिनली हुआ ही क्या, कुछ तय भी हुआ था क्या। और समझ में, अगर ऑडिटर के पास एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन होता है तो, है ना। फिर अब हाँ, अरे भैया चेंज हुआ तो उसके पास डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ऑडिटर के पास, कहीं मेंशन थोड़ी कर रहा है। और भाई मेरा पहला वाला एंगेजमेंट चेंज हो गया ना, दूसरा मेरे से कोई ने बोला कि भैया मेरे को लोन चाहिए, उसका ऑडिट कर दो, मैंने आधा कर लिया, वो कह रहा मेरे को लोन नहीं चाहिए, आप इसको चेंज कर दो, मैंने चेंज कर दिया, तो मेरे ऊपर बात ही कैसे आएगी? समझ में आ रहा है? अरे तो मैं शेयर होल्डर वाली रिपोर्ट अगर करूंगा तो वैसा ऑडिट भी तो करूंगा भैया मेरे, समझ में आ रहा है? अब वो ऑडिट रिपोर्ट जा ही नहीं रही ना, अब तो वैसा ऑडिट भी नहीं हो रहा। मैं अपनी रिपोर्ट लिखूंगा तो मैं उसमें लिखूंगा ना कि मैंने क्या किया और मैंने कैसे किया। वो लिमिटेड रिव्यू की रिपोर्ट दिला के शेयर होल्डर को थोड़ी दे देगा, मतलब समझ में आ रहा है? ऑडिट का नाम बता के मेरी रिपोर्ट में लिखा रहेगा ना, चिंता मत करो, ठीक है। फिर है ना, तो ऑडिटर जो है वो अगर कोई रीजनल जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं भैया मैं नहीं कर सकता हूं, है ना। क्लियर है ये? समझ में आया? है ना। अरे हाँ, ठीक है। तो ये हाँ, तो ये वाला है, शुड नॉट, द ऑडिटर शुड नॉट अग्री टू द चेंज इन द व्हेन देयर इज नो रीजनल जस्टिफिकेशन फॉर डू। ये अलग मैटर है, यहाँ पर क्लोज हो गई बात, ठीक है ना, ये क्लोज हो गई, फुल स्टॉप, ठीक है, ये अलग मैटर है, ठीक है। अब बाकी ये वाली बात कहां से शुरू हो रही है? इफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर चेंज, कि अगर जेन्युइन है ना, मतलब अगर ऑडिटर एक्सेप्ट कर लिया, ये वाली बात है, इफ ऑडिटर अग्रीज टू चेंज, तो ये होगा, है ना। मतलब अगर चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा, ऑडिटर और मैनेजमेंट जो है वो पूरा नया एंगेजमेंट लेटर टाइप करेंगे, ठीक है ना। ये भी एक बात है और ये अलग से खत्म हो गई, समझ रहे? अब ये वाली बात कंटिन्यू हो रही कि अगर ऑडिटर तैयार नहीं था तो, समझ में आ रहा है बेटा कैसे बता रहा हूं मैं? हेलो हेलो हेलो, है ना। तो अगर ऑडिटर चेंज के लिए रेडी नहीं है ना, लेकिन मैनेजमेंट अड़ गया है कि कह रहा है कि अच्छा नहीं करोगे ये नया वाला ऑडिट, तो घुस के दिखाओ कल से ऑफिस में, समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट कंटिन्यू ही नहीं करने दे रहा, कह रहा है तो ये नया वाला एक्सेप्ट करो या घर जाओ, तो कह रहा ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? छोड़ देगा वो ऑडिट, छोड़ेगा और उसके जाकर के घर में कानून की किताब पढ़ेगा कि मैं कहां कहां इसकी शिकायत करूं, डिटर्मिन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रेक्चुअल अदरवाइज की रिपोर्ट में करूं, किसी को भी, ओनर्स को, गवर्नेंस को, पेपर में दे दूं क्या? समझ में आ रही है बात? मतलब ऑडिटर अपनी जिम्मेदारियां देख ले, कानून में लिखा होगा वो करेगा, कानून में लिखा होगा वो करेगा, समझ आया? ठीक है गाइस,
ठीक है ना। तो ये केस स्टडी और समरी जो है ये आप लोग रीड कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ये वाला डिस्कशन जो है वो खत्म होता है। क्लियर है? ये चैप्टर ही खत्म हो गया क्या हमारा? ओके। हाँ आराम से आराम। हाँ 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 वो अभी बचे रहने, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, है ना। ये केस स्टडी रीड कर लेना, है ना, मतलब ये वाला कंटेंट रीड कर लेना ऐसे 2 से 10 का, है ना। ठीक है, चलो तो वो छोड़ के बाकी हमारा ये पूरा हो गया, है ना। ठीक है, तो अब इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है गाइस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं कंपाइल करवा दूंगा तुम लोग को। खैर अभी कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब, है ना, अभी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी अभी प्रॉपर पूरे नहीं है। क्लियर है? ये एक पार्ट हुआ है बस, समझ में आ रहा है, एक टॉपिक है मेरे हिसाब से, तो बस एक चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक हुआ है। ठीक है गाइस, चलो कल करते हैं बाकी।